वेलकम बैक इन सिनर्जी एडुटेक। अपन डिस्कस कर रहे हैं सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 3 कंसंट्रेशन टर्म्स का। अपन ने यहाँ पे पीपीएम डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। मास परसेंटेज मतलब वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम डिस्कस किया था। मैंने कहा था अभी आपको मोल फ्रैक्शन, मोलरिटी और मोलिलिटी डिस्कस करना है। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आज के वीडियो में, तो ध्यान से देखिए। शुरू करते हैं मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन होता क्या है, देखो पहले यहाँ पे मैं आपको फॉर्मूला समझाता हूँ, फिर इसका मैं आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा कि एक्चुअली में है क्या चीज़। तो आपको किसी भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो आप क्या करोगे, उस कंपोनेंट के मोल लोगे। 1 मोल 2 मोल जो भी गिवन है उसके मोल लोगे, नहीं गिवन है तो फाइंड करोगे, और जितने आपके सॉल्यूशन में कंपोनेंट है सबको नीचे ऐड कर दोगे उनके मोल्स को। ठीक है। अब मैंने जैसा कि आपको बताया था कि चैप्टर में आप जनरली बाइनरी सॉल्यूशन लेते हो कि वहाँ पे दो ही पार्ट होंगे, एक सॉल्यूट होगा, एक सॉल्वेंट होगा। तो अपन मोल फ्रैक्शन की बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो मोल फ्रैक्शन का सिंबल होता है एक्स, स्मॉल एक्स कैपिटल एक्स। अब सॉल्यूट के लिए मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ ए। ठीक है, ए वर्ड यूज करूंगा सॉल्यूट के लिए और बी वर्ड यूज करूंगा सॉल्वेंट के लिए। ठीक है, अब ये चीज ध्यान रखना, मैं आगे और भी ही यूज करूंगा। अब मैंने लिखा एक्स ए, मतलब मैंने निकाला मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट, मैंने कंपोनेंट ले लिया ए है आपका सॉल्यूट। तो ऊपर क्या लिखूंगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट। अब कंपोनेंट क्या है, सॉल्यूट है, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, और नीचे क्या लिखेगा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स मतलब मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और साथ में क्या है उसमें सॉल्वेंट है, तो क्या आ जाएगा आपका मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो ये आपके क्या आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन आ जाएगा इसका सॉल्यूट का। अब मैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट को ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स से आपका मोल फ्रैक्शन है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट मतलब एन ऑफ सॉल्यूट अपॉन एन ऑफ सॉल्यूट प्लस एन बी, यानी कि मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। अगर सपोज इसी तरह आपको निकालना हो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, तो आप क्या करोगे, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट लोगे अपॉन टोटल मोल्स, यानी कि नीचे वापस मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है। अब देखो किसी भी सॉल्यूशन में अगर मैं टोटल मोल फ्रैक्शन को ऐड करूं, जैसे दो कंपोनेंट है, मैंने इंडिविजुअली यहाँ पे मोल फ्रैक्शन निकाला, अब मैं क्या करता हूँ, दोनों मोल फ्रैक्शन को ऐड करता हूँ। तो एक्स से प्लस एक्स भी करूँ तो बहुत कमाल की चीज़ मिलेगी आपको। तो आप क्या करोगे, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। इसको सॉल्व करोगे क्या मिलेगा आपको, बताओ क्या मिलेगा। नीचे क्या है, एन ए प्लस एन बी, ऊपर भी क्या हो जाएगा, एन ए प्लस एन बी। तो ये हो जाएगा आपका एन ए प्लस एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, यानी कि मोल फ्रैक्शन जो जितने भी कंपोनेंट है उनका सम क्या होगा, 1 होगा। अगर आपने एक्स ए की वैल्यू फाइंड कर ली 0.2, तो आप एक्स पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.8। जरूरत नहीं कैलकुलेट करने की, क्योंकि दोनों का सम क्या आना है, वहाँ पे हमेशा 1 आना है। तो आपने 0.2 फाइंड किया, एक्स पी क्या ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 0.8 हो जाएगा, क्योंकि सम आपका क्या आना है, वहाँ पे 1 आना है। अब तो आपका मेन टारगेट क्या है यहाँ पे, मोल फाइंड करना सॉल्यूट के सॉल्वेंट के, और फार्मूला में वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लेना। अगर सपोज आपके पास 3 कंपोनेंट होते हैं, जैसे होते तो नहीं है यहाँ पे, फिर भी अगर मान लो 3 कंपोनेंट होते हैं, तो अगर मैं एक्स ए निकालता तो ऊपर लेता एन ए, नीचे लेता एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। ठीक है। अगर एन एक्स बी निकालता तो एक्स बी क्या होता आपका, एन बी अपॉन एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। इसी तरह से एक्स सी निकालता मोल फ्रैक्शन ऑफ सी पार्ट, तो क्या होता है, एन सी अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। तो मोल फ्रैक्शन बहुत सिंपल सी चीज़ है। इसी तरह से आपका एनसीईआरटी में एक्सप्रेशन मिल जाएगा फॉर आई नंबर ऑफ कंपोनेंट, तो वहाँ पे आपको सबमिशन करके समझाया हुआ है कि अगर मुझे सपोज यहाँ पे आई नंबर ऑफ कंपोनेंट है मेरे पास, सपोज आई नंबर ऑफ कंपोनेंट है यहाँ पे, है ना, तो मैं मोल फ्रैक्शन निकालूंगा आईथ कंपोनेंट का। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, आईथ कंपोनेंट के मोल अपॉन क्या हो जाएगा, टोटल मोल, यानी कि n1 प्लस n2 प्लस n3 अप टू आपके जितने भी यहाँ पे कंपोनेंट है, आई कंपोनेंट है तो एन आई लिख दूंगा। तो ये हो जाएगा एक्स ऑफ आई इक्वल टू एन आई अपॉन समीशन ऑफ कितने, एन आई कंपोनेंट का। वैसे ये यूज़ नहीं आएगा, आपका काम यहाँ से चल जाएगा, पर ये जनरल चीज़ है, मतलब आपको
कितने भी कंपोनेंट हो सकते हैं वहाँ पे 1 2 3 4 5 अप टू 10 20 कितने भी हो सकते हैं, तो आप इजीली फाइंड कर सकते हो। 2 कंपोनेंट है, दोनों का सम 1 आएगा, 3 है तो तीनों का सम 1 आएगा, 4 है तो चारों का सम 1 आएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आप एक काम करिएगा, एनसीईआरटी में आपको एग्जाम्पल है मोल फ्रैक्शन का, वो मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि मैं आपको टॉपिक के बाद अलग से काफ़ी सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन और एमसीक्यू क्वेश्चन करवा दूंगा। आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है तो अभी के अभी आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके एनसीईआरटी बुक खोलिए, नहीं है तो पीडीएफ देखिए, या फिर मैं आपको यहाँ डिस्प्ले पे शो कर देता हूँ एनसीईआरटी का वो क्वेश्चन जहाँ पे आपको मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है। आप वीडियो पॉज करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और उस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, सिर्फ फार्मूले में वैल्यू पुट करनी है, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो अब अपन बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो देखिए मोलरिटी की डेफिनेशन देखिए, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, आई रिपीट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, अब यहाँ पे आपके पास क्या है, बीकर है, बीकर में मैंने क्या करा, 1 लीटर वाटर लिया, क्या लिया, 1 लीटर वाटर लिया, और क्या करा आपने यहाँ पे 49 ग्राम H2SO4 इसमें ऐड किया, क्या ऐड किया, 49 ग्राम H2SO4। अब आपको बताना है कि सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या है। ठीक है, ग्राम पर लीटर में तो सिंपल हो जाएगा, मास बाय वॉल्यूम, पढ़ा था अपन ने, वेट बाय वॉल्यूम, तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा, तो इजीली आप फाइंड कर सकते हो। पर आपको मोलरिटी बतानी है, मोलरिटी। तो मोलरिटी का फॉर्मूला देखो क्या लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। क्या आपके पास यहाँ मोल्स गिवन है, मोल्स नहीं गिवन है, तो आप मोल कैसे फाइंड करते हो, गिवन वेट अपॉन मोलर मास। तो गिवन वेट है आपके पास 49। अब आप जब H2SO4 का मोलर मास फाइंड करोगे ना, हाइड्रोजन का 2, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का हो जाएगा 16 4 64, ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 98। तो मोल्स आपके पास आ जाएंगे यहाँ पे, कैंसिल होकर मिलेगा 1/2, दैट इज 0.5 मोल। तो अब जब यहाँ पे मोलरिटी निकालोगे तो ये हो जाएगी, मोल्स कितना है 0.5, वॉल्यूम कितना है 1 लीटर, तो मोलरिटी हो जाएगी 0.5 मोल पर लीटर। मोल पर लीटर बोलूँ या फिर मैं इसको ऐसे दूँ 0.5 कैपिटल एम, एक ही बात है। ठीक है, यूनिट याद रखना, मोल पर लीटर या फिर कैपिटल एम, एक ही बात है। तो ये होगी इसकी मोलरिटी। अब ऐसा नहीं है कि आप हमेशा 1 लीटर ही वाटर लो, अब आपको ये पता लग गया कि 1 लीटर वाटर के अंदर यहाँ पे 0.5 मोल NaCl का है। 1 लीटर वाटर के अंदर 0.5 मोल NaCl का, अगर मैं सॉल्यूशन में से 100 ml निकालता हूं तो मुझे कितने मोल मिलेगा, देखो 1000 ml के अंदर, यानी कि 1 लीटर के अंदर कितने मोल है, H2SO4 के 0.5 मोल है, तो 1 ml के अंदर कितने मिलेंगे, 0.5 डिवाइड बाय 1000। ठीक है, अब आपको निकालना है 100 ml के अंदर कितने होंगे, तो अब क्या करोगे, सिंपली इस फिगर को 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको मिलेगा 0.05 मोल। अगर मैं यहाँ पे 100 ml सॉल्यूशन लेता हूँ तो मुझे 0.05 मोल मिलेगा H2SO4 का। अगर उसका मास निकालना होगा तो मैं क्या करूँगा, इसको इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा 9.8 ग्राम। ठीक है, ये कंसेप्ट आपके बहुत काम आता है कि आपको गिवन सॉल्यूशन है, वहाँ पे उसका मोलरिटी दे रखी है, अगर आप वहाँ पे उसका कुछ सर्टन अमाउंट ऑफ वॉल्यूम निकालते हो तो मुझे वहाँ पर रेस्पेक्टिव सॉल्यूट है उसका मास कितना मिलेगा, मोल कितना मिलेगा, तो मैं यहाँ से फाइंड कर सकता हूँ। अगर आपको डाउट आता है तो वापस एक बार रिपीट करिए वीडियो को, समझ में आ जाएगा अच्छे से। ठीक है, जितने आप एग्जाम्पल करोगे उतना अच्छा होगा। जैसे सपोज आपको यहाँ पे एनसीईआरटी में एग्जाम्पल, एक सॉल्ड एग्जाम्पल 2.3 यहाँ पे बोल रखा है, कैलकुलेट द मोलरिटी, सॉरी ये तो मोलरिटी का एग्जाम्पल है, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे मोलरिटी का एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 2.2 देखिए यहाँ पे आप, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 450 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, आपके पास NaOH है 5 ग्राम, क्या है NaOH 5 ग्राम, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले मोल निकालना पड़ेगा NaOH का, तो 5/40 निकाल लूँ, NaOH का मास होता है 40, अगर नहीं पता तो 23 है आपका सोडियम का मास, 16 आपका ऑक्सीजन का मास, 1 आपका हाइड्रोजन, ऐड करोगे 40 आएगा, तो NaOH के मोल आ गया 0.125। आपको वॉल्यूम दे रखा है 450 ml, अब पर आपको याद हो फॉर्मूला में आपको लेना होता है वॉल्यूम लीटर में, तो मैं 450 को 1000 से डिवाइड करके लीटर में कन्वर्ट कर लूंगा, अब फॉर्मूला में पुट कर दूंगा 0.125 डिवाइड बाय 450 डिवाइड बाय 1000, तो आपको वहाँ पे आंसर मिलेगा 0.278, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। तो ये इसकी होगी मोलरिटी, क्या होगी मोलरिटी।
यानी कि 0.278 मोल पर लीटर इसकी कंसंट्रेशन है। अगर मैं इसका 1 लीटर लेता हूँ तो मुझे NaOH का 0.2 मोल मिलेगा। ठीक है, अब लीटर को मैं 1 लीटर आपका 1 डेसीमीटर क्यूब होता है, तो मैं इसको मोल पर डेसीमीटर क्यूब भी बोल सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा तो मैं आपको टॉपिक के बाद काफ़ी सारे और अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा, तो वहाँ पे आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। आप अभी फॉर्मूला याद रखिए, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन केजी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, समझ में आया। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो मोलिटी क्या होती है? देखो, मोलिटी होती है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपन वेट ऑफ सॉल्यूट इन केजी। मोलेरिटी और मोलेलिटी में यही डिफरेंस है। देखो, सुनने में कैसे लगे, मोलेरिटी और ये मोलेलिटी। मोलेरिटी में आता है वॉल्यूम और मोलेलिटी में आता है मास। ठीक है, तो यहाँ पे होगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। किलोग्राम में मास लेना है, तो बताओ इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? मोल पर केजी। ठीक है, मोल पर केजी इसकी यूनिट हो जाएगी। बच्चों, मैं आपको बताना भूल गया पिछले मोलेरिटी में कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट का आप क्या लिख सकते हो? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपन मोलर मास। तो आप उस फॉर्मूले को इस फॉर्म में भी कन्वर्ट करके लिख सकते हो। यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा केजी में, उस वाले फॉर्मूले में आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो बिल्कुल सिंपल से टॉपिक है ये, है ना। अब आप देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल, अगर सपोज आपको यहाँ पे दे रखा है, एक बीकर दे रखा है। ठीक है, आपको यहाँ पे 500 इसमें वाटर दे रखा है एज ए सॉल्वेंट, और आपने क्या करा है, इसमें 40 ग्राम NaOH डिजोल्व किया। क्या किया? 40 ग्राम NaOH आपने डिजोल्व किया। अब आपसे बोला कि आप इसकी मोलरिटी बताइए, मोलरिटी बताइए, स्मॉल एम होता है, मोलरिटी बताइए। तो अब क्या करोगे? मोल्स निकालोगे। मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन वेट अपॉन मोलर मास। मोलर मास NaOH का 40 ही होता है, इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। सॉल्वेंट कितना है? 500 ग्राम। तो 500 ग्राम को मैं केजी में कन्वर्ट करूंगा 1000 से डिवाइड करके। इसको सॉल्व करूंगा तो 40 से 40 गया, ये 2 जीरो गए, ये 2 टाइम्स आए, 2 ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 मोल पर केजी। ठीक है, मतलब आप इसका अगर ये 1 केजी सॉल्वेंट लेते हो तो आपको 2 मोल मिलेंगे सॉल्यूट के। आपको दिख भी होगा 500 ग्राम में 1 मोल आ रहा है आपका, 40/40 1 मोल आएगा, तो 1 केजी में आपको 2 ही मिलेगा ना। तो आप अगर आप 1 किलोग्राम का पता लग गया तो आप कितने भी ग्राम के, कितने भी किलोग्राम के आप फाइंड कर सकते हो। देखो, ये चीजें कहाँ काम आती है? आपको क्या होगा, लैब में एक बहुत बड़ा बीकर होगा, वहाँ पे 1 लीटर 2 लीटर सोल्यूशन रखा हुआ है, तो आपको कोई रिएक्शन करानी है जिसमें आपका NaOH का यूज है। आप ऐसा तो है नहीं कि पूरा का पूरा 1 लीटर कम मिलोगे, आप हार्डली 10 ml या 5 ml या 20 ml कम में लोगे, हो सकता है 50 ml कम में ले लिया। तो आपको ये पता होना चाहिए, जब मैंने 50 ml वहां से सॉल्यूशन लिया तो उसमें कितने मोल सॉल्यूट के आए। अगर वो एसिडिक सॉल्यूशन है तो कितने मोल सॉल्यूट का आया, कितना मोल आपका बेस का आया। तो मोल फाइंड करने से आप वहां पे मास फाइंड कर सकते हो। ठीक है, आपको ये डेटा गिवन है और ये डेटा पता है, तो आप ये डेटा फाइंड कर सकते हो ना। ठीक है, तो बस यही चीजें यहाँ पे काम आती है, अदरवाइज इनका यूज लेबोरेटरी पर्पज से ही ज्यादा है। और आपको मैं बताऊं कि मोलेलिटी और मोलेरिटी के बिना केमिस्ट्री अधूरी है। आपको पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में मोल पर केजी चाहे दिखे ना दिखे, पर मोल पर लीटर जो यूनिट है ना, वो आपको हमेशा दिखेगी ही दिखेगी। तो प्लीज ये मोलेरिटी और मोलेलिटी को अच्छे से समझ लीजिए। और वो NCERT में अब 2.3 वाला एग्जाम्पल है, इसको भी मैं आपको सॉल्व करा देता हूँ। यहाँ पे स्क्रीन पे देखिए, आपसे बोला है कैलकुलेट मोलेलिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। अब देखो यहाँ पे एसिटिक इथेनोइक एसिड यानी कि एसिटिक एसिड हो जाएगा आपका सॉल्यूट, बेंजीन हो जाएगा सॉल्वेंट। अब पहले आप मोलर मास निकाल ले अपन, क्योंकि मोल आपको वहां पे जरूरी होता है निकालना। तो एसिटिक एसिड का मोल हो जाएगा, मोलर मास हो जाएगा 60 ग्राम। ठीक है, 60 ग्राम। अब मोल कितने हो जाएंगे इसके? 2.5 डिवाइड बाय 60, तो वहां पे आपका मोल मिल गया एसिटिक एसिड का 0.0417 मोल। अब आपको बेंजीन का मास गिवन है ग्राम में, उसको केजी में कन्वर्ट कर लीजिए और सीधा मोलेलिटी के फॉर्मूले में अप्लाई कर दीजिए, वो हो जाएगा आपका 0.0417 डिवाइड बाय 75 डिवाइड बाय 1000। तो आपका आंसर आ जाएगा 0.556 मोल पर केजी। अगर मैं 1 केजी सॉल्यूशन लेता हूँ, 1 केजी बेंजीन लेता हूँ, तो मुझे इसमें इतने मोल एसिटिक एसिड के मिल जाएंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब आपके पास यहाँ पे कुछ इंटेक्स्ट क्वेश्चन भी गिवन है। ठीक है, इंटेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है। अब मैं यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन ट्राई करवा देता हूँ, बाकी क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करिए और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर मेंशन कीजिए। देखो, आपको क्वेश्चन नंबर 2 दिखेगा यहाँ पे, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास
इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब देखो आपके यहाँ पे मोल फ्रैक्शन की कंसेप्ट तो यूज हो गई होगा, पर यहाँ पे आपने जो लास्ट वीडियो में पढ़ा था मास परसेंटेज, वो भी यहाँ पे काम में आने वाला है। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी का टेक्स्ट क्वेश्चन है 2.2। ठीक है, अब देखो डेटा जो गिवन है मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। आपके पास 30% क्या गिवन है, 30% बाय मास, 30% बाय मास तो आपको बेंजीन गिवन है। ठीक है, यानी कि वेट परसेंट है 30%। अगर बेंजीन 30% गिवन है किसी भी सॉल्यूशन में, तो बाकी का 70% क्या गिवन होगा, उसका सॉल्वेंट पार्ट गिवन होगा। 30% सॉल्यूट है तो 70 पार्ट क्या होगा, सॉल्वेंट होगा, तभी तो 100% सॉल्यूशन बनेगा। तो यहाँ पे सॉल्वेंट क्या लेंगे अपन, कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्या लेंगे, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, और बेंजीन होता है आपका C6H6। फॉर्मूले आपके काम आएंगे यहाँ पे। ठीक है, अब आपको पूछा मोल फ्रैक्शन किसका, बेंजीन का। तो फॉर्मूला क्या था, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन के लिए मैं लिख दूं यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ C6H6, और क्या था, मोल ऑफ कंपोनेंट, जो जिसका मोल फ्रैक्शन फाइंड कर रहे हैं अपन टोटल मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट। तो मोल आप लिखोगे C6H6 का, और टोटल मोल किसका आएंगे, मोल ऑफ C6H6 प्लस मोल ऑफ अदर कंपोनेंट, वो कंपोनेंट है CCl4। ठीक है, अब मोल निकालने के लिए आपको चाहिए मास। अब मास तो गिवन नहीं है, मास परसेंटेज गिवन है 30%। अगर यहाँ पे इसका मास 30 ग्राम होता है तो इसका कितना हो जाएगा 70, इसका अगर 3 होता है तो इसका हो जाएगा 7। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मास को ले लेता हूँ 30 और इसका ले लूंगा 70। पर मुझे मोलर मास फाइंड करना पड़ेगा मोल निकालने के लिए, तो इसका मोलर मास हो जाएगा आपके पास 12 6 72, और ये हो जाएगा आपका 78। ठीक है, 78 हो जाएगा बेंजीन का मास, और CCl4 का मास हो जाएगा आपके पास यहाँ पे कार्बन का 12, और इसका हो जाएगा 31.5 को मैं 4 से इंटू करूंगा, तो इसका ये आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आपको मिलेगा 154। अब देखो पुट करो फॉर्मूला, मोल ऑफ C6H6, बेंजीन का मास है आपके पास 30 और इसका मोलर मास है 78, यहाँ भी 30/78। अब यहाँ पे क्या आएगा, मोल ऑफ CCl4 में इसका मास है आपका 70/154। ठीक है, अब ये कैलकुलेशन आपको खुद करनी पड़ेगी, तो ये आपको मिलेगा 0.45। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में इसका मोल फ्रैक्शन पूछा है 0.45। अगर आपसे मोल फ्रैक्शन ऑफ CCl4 भी पूछता तो आप क्या यूज करते फॉर्मूला, मोल्स ऑफ CCl4 अपन मोल्स ऑफ बेंजीन प्लस मोल्स ऑफ CCl4, फिर कैलकुलेशन करते तो आंसर आपका आता 0.55। पर आप उसको सॉल्व मत करिए, क्योंकि आपको पता है दो कंपोनेंट है, दोनों का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, 1 होगा। अगर एक का 0.45 है तो दूसरे का कितना हो जाएगा 0.55, 1 में से माइनस कर लीजिए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। अब देखो अगला क्वेश्चन मिलेगा आपको 2.4। मैं हर क्वेश्चन नहीं करवा रहा, जो मुझे लग रहा है कि जिसमें आपको दिक्कत आ सकती है मैं वही करवा रहा हूँ। इसमें पूछा है कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया, फॉर्मूला देखा यूरिया का, रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 kg ऑफ 2.5 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, आपको यूरिया का मास बताना है जिसकी मोलरिटी तो हो 0.25 और वहाँ पे मास हो उसका 2.5 kg। तो आप बताओ सॉल्व कैसे करोगे। मोलरिटी का फॉर्मूला आपका क्या था, 2.4 वाला पार्ट है ये, उसका फॉर्मूला था आपका मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट लिखूंगा मैं मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास, मोलर मास, और मोल्स ऑफ सॉल्यूट नीचे आता था वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो वेट इन केजी, किसका वेट, सॉल्वेंट का वेट। याद रखना यहाँ पे सॉल्वेंट का वेट होता है ये। अब मोलरिटी आपको गिवन है 0.25 का आपको बनाना है सॉल्यूशन। ठीक है, और मास ऑफ सॉल्यूट नहीं पता, वो आपको फाइंड करना है, उसको मान लेता हूँ x। अब फॉर्मूला गिवन है यूरिया का, यूरिया है NH2CO NH2। इसका मास निकालोगे तो आपका मोलर मास आएगा, इसका नाइट्रोजन है 2 टाइम्स तो ये हो जाएगा 28, ऑक्सीजन है 16, ऑक्सीजन है 16, हाइड्रोजन है 2 और कार्बन है 1। बताइए इसका मास कितना है, तो ये मास आएगा आपका 60। ठीक है, यूरिया का मास होता है 60। अब वेट ऑफ सॉल्वेंट आपको गिवन है कि कितना होना चाहिए, 2.5 kg होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 2.5 kg होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे ये गिवन है कि 2.5 kg ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। अब बताइए सॉल्यूशन का मास है या फिर उसका वाटर का मास है। अब ये आपको सोचना पड़ेगा कि मैं यहाँ पे 2.5 kg वेट ऑफ सॉल्वेंट लूँ या वेट ऑफ सॉल्यूशन लूँ। अब जो 2.5 यहाँ गिवन है ये यहाँ पे सॉल्यूशन का मास है, सॉल्वेंट का मास नहीं। इसमें लिखा हुआ है 2.5 मोलर एक्वस सॉल्यूशन, तो आपको भी यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्वेंट नहीं पता, तो अपना पहला टारगेट है ये फाइंड करना। पर देखो
अब आपको वहां पे बोल रखा है कि 2.5 मोलर सॉल्यूशन है कि 0.25 मोल होगा उसमें 1 kg के अंदर, ठीक है। तो अगर मैं 0.25 मोल ऑफ यूरिया का मास निकालो, तो यूरिया ही तो सॉल्यूट है वहां पे, उसका मास निकालो तो कैसे निकलेगा 0.25 इंटू 60, ठीक है। तो ये वैल्यू आएगी 15 ग्राम, यानी कि 1000 ग्राम, या फिर मैं बोलूँ 1 kg of solution have 15 ग्राम यूरिया। 1 kg सॉल्यूशन के अंदर आपके पास है 15 ग्राम यूरिया, ठीक है। अब बताओ आपके पास है 2.5 kg सॉल्यूशन, कितना सॉल्यूशन है 2.5 kg सॉल्यूशन, तो उसके पास आपके पास कितने ग्राम यूरिया मिलेगा, तो इस फिगर को 2.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा 37.5 ग्राम यूरिया, ठीक है। अब देखो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन होगा आपका मास ऑफ सॉल्वेंट, एम ऑफ सॉल्वेंट प्लस एम ऑफ सॉल्यूट, यहाँ एम है मास के लिए, ठीक है। तो ये गिवन है 2.5 kg, ये हो जाएगा मतलब 2500 ग्राम, और सॉल्वेंट का मास आपको फाइंड करना है, ठीक है। उसको मैं यहाँ पे ले लेता हूँ वेट ऑफ सॉल्वेंट, और ये आया आपके पास 35.5 ग्राम, ठीक है। आगे यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं अपन, ये आ गया 35.5 ग्राम। तो बताइए सॉल्वेंट का मास कितना आएगा, ये आएगा 2500 में से अगर मैं 35 नहीं, ये होगा 37, या 37 है, कितना है 37.5 ग्राम। अब ये कैलकुलेशन करोगे तो आपको कितना मिलेगा 2462.5 ग्राम, केजी में हो जाएगा ये 2.462 kg। अब क्या करोगे, ये है आपका मास ऑफ सॉल्वेंट या वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे 2.462, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपको मिलेगा 36.95 ग्राम अप्रॉक्स, तो इसको राउंड ऑफ करके 37 ग्राम लिख लो, ठीक है। तो आपका ये आंसर क्या होगा 36.95 या 37 ग्राम आंसर। अब बच्चों देखो अगर यहाँ पे गलती से 2.5 लिख देते ना तो आपका आंसर आता है 37.5, जो इसके बहुत पास है, पर एग्जैक्ट आंसर इसका 36.95। अगर 2.5 kg लोगे तो 37.5 आएगा, आपको लगेगा सही आंसर है, ऑप्शन में वो मेंशन होगा पर गलत हो जाएगा, क्योंकि राइट आंसर है आपका ये वाला। ज़्यादा फर्क नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूट काफ़ी कम है, 2.5 kg के कंपेरिजन में सॉल्यूट काफ़ी कम है, तो ये सॉल्वेंट 2.462 kg ही है, पर एग्जैक्ट आंसर है आपका ये। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, एक बार रिवाइज करिए, नोट्स कॉपी करिए, फिर अपन बढ़ेंगे अगले टॉपिक की तरफ और कुछ और अच्छे क्वेश्चंस के साथ।